हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन बेसिकली क्या होती है? ये दो बॉडीज़ के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करती है उसको हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट बॉडी है, ये हमारे पास सेकंड बॉडी है। इन दोनों बॉडीज़ के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रही है? एक अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। इस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, या सिंपल इसको ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। अभी जो हमारे पास फोर्स जनरेट होती है दो बॉडीज़ के बीच में, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो वो हमें किसने दिया है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू पता लगता है, जो आइजैक न्यूटन ने हमें दिया है। न्यूटन के अकॉर्डिंग एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them। मतलब उनके अकॉर्डिंग जो हमारे पास कोई भी दो बॉडीज़ रखी हुई हैं, उन दो बॉडीज़ के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उन दोनों बॉडीज़ के मासेस के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होती है। मतलब जैसे कि फर्स्ट बॉडी हमारे पास है, ये सेकंड बॉडी है, इसका मास 10 है, इसका मास 10 है, तो इंटू करेंगे तो 100 आएगा। बट अगर दूसरी बॉडी 10 है और यहाँ पे आपके पास 20 है, तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 200 आंसर आएगा। तो 200 वाले के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो जब भी हमारे पास दो बॉडीज़ दे रखी हैं तो उन दोनों बॉडीज़ के मासेस का प्रोडक्ट कर देंगे। अगर वो वैल्यू ज़्यादा निकल रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, कम निकल रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास कम है। सेकंड जो फैक्टर उन्होंने बताया वो डिस्टेंस का फैक्टर बताया कि डिस्टेंस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इनवर्स रिलेशन में होती है। इसको बहुत सिंपल एनालिसिस से समझ सकते हैं। जैसे आपके पास ये फर्स्ट मैग्नेट है, ये सेकंड मैग्नेट है। मैग्नेट अगर एक दूसरे के क्लोज रखी हैं तो उनमें अट्रैक्शन बहुत स्पीड में हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज़ कर दोगे तो अट्रैक्शन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और डिस्टेंस अगर आपने बहुत ही ज़्यादा कर दिया, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कर दिया, तो अट्रैक्शन ऑलमोस्ट आपकी क्या हो जाएगी? नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाओगे दो बॉडीज़ के बीच में, वैसे वैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होती जाती है? कम होती चली जाती है। तो ये जो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, मास इसका प्रोडक्ट एंड जो डिस्टेंस है हमारे पास सेपरेशन का, उन दोनों को क्लब किया जाए तो फॉर्मूला बनेगा एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी से हटाने के लिए कांस्टेंट लगता है, इसको हम कैपिटल जी कहते हैं, और कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है इसको। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास सन है जो काफ़ी ज़्यादा मैसिव हेवनली बॉडी है, उसके साथ हम अर्थ को कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रही है? अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। बट प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बॉडी हमारे पास हैवी होती है उसकी जो अट्रैक्शन की पावर होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो अर्थ को क्या कर लेगी? अपनी तरफ खींच लेगी। मतलब सन बेसिकली क्या करेगा? अर्थ को अपनी तरफ पुल करेगा, क्योंकि सन जो होता है बहुत ज़्यादा मैसिव हेवनली बॉडी है, बहुत ही ज़्यादा मास होता है इसका। और जो हैवी ऑब्जेक्ट होती है हमेशा लाइटर को क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। बट अगर आप सन और अर्थ वाला केस देखो तो ना अर्थ मूव करके सन के पास जाती है, ना सन मूव करके अर्थ के पास आता है। या आप सिंपली ऐसा कह सकते हो कि जो सन है वो बहुत मैसिव बॉडी है, तो वो अर्थ को अपनी तरफ खींच क्यों नहीं रहा? ठीक है, अर्थ अपनी ऑर्बिट में क्यों मेंटेन है और सन अपनी ऑर्बिट में क्यों मेंटेन है? तो जब भी आपसे हेवनली बॉडी का केस पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल से आंसर करना है। सन जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो सेंटर की तरफ क्या हो रही है? पुल हो रही है, सेंटर की तरफ खींची जा रही है सर्कल के, तो सेंटर की तरफ जो खींचने वाली फोर्स होती है उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर सेंटर से दूर थ्रो करने वाली फोर्स के बारे में बात करें, सेंटर से दूर थ्रो करने वाली फोर्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। मतलब सेंट्रीपिटल जो फोर्स होती है वो पुल करने वाली फोर्स होती है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो पुश करने वाली फोर्स होती है। और सेंट्री मतलब एक सेंटर के अराउंड ये फोर्स क्या होती है? प्रोड्यूस हो रही होती है। तो सन जो होता है वो सेंट्रीपिटल लगा रहा होता है अर्थ के ऊपर, और अर्थ क्या अप्लाई कर रही होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अर्थ कैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ कर रही है? अर्थ जब उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो उससे वो क्या प्रोड्यूस करती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करती है। दोनों फोर्सेस इक्वल अमाउंट में जनरेट होती हैं, बट डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट होती है। मतलब सन ने सपोज अर्थ को खींचने के लिए 10 न्यूटन लगाया, तो अर्थ भी कितना न्यूटन लगा रही है? 10 न्यूटन लगा रही है सन को खींचने के लिए। तो +10 -10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो आंसर आ जाएगा। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, और इस वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरी ऑब्जेक्ट की तरफ मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो सन के पास है, या अर्थ के पास है, या मून के पास है, और वो मूव नहीं कर रही है, तो उस केस में मतलब जैसे कि वो स्टेबल है, स्पेस में ऐसे फ्लोट कर रही है। जैसे हमारे पास ये सन हो गया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या एस्ट्रॉयड है, वो ऐसे ही खड़ा हुआ है, तो सन उसको अपनी तरफ खींच लेगा और ये मूव करके सन के पास ज़रूर चला जाएगा।
जो भी पाथ फॉलो करता हुआ जाए बट ये डेफिनेटली सन के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रोटेशन नहीं कर रहा है इसके चारों तरफ, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स को काउंटर करने के लिए। तो जब भी हेवनली बॉडी का केस आएगा हमेशा आपको सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल से आंसर करना है। जब हम अर्थ के बारे में बात करते हैं, मतलब एप्पल और अर्थ केस लेते हैं, बहुत सिंपल से एनालॉजी आपको पता ही होगा कि जो न्यूटन थे वो किसके नीचे बैठे हुए थे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सेब नीचे गिरता तो वहाँ से उनको आइडिया आया था अबाउट ग्रेविटी। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास ये अर्थ है, उस पर ये बेसिकली ट्री लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास कोई एप्पल है, कोई फ्रूट है। तो इसमें भी मास है, अर्थ में भी मास है, और यूनिवर्सल लॉ हमें क्या कहता है कि दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अपनी तरफ खींच रही हैं। बट अर्थ मूव करके कभी भी एप्पल के पास नहीं जाती है, हमेशा एप्पल मूव करके किसके पास आता है, अर्थ के पास आता है। वैसे तो मैं इसका आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि जो भी चीज़ हैवी होती है वो हमेशा किसको अपनी तरफ पुल कर लेती है, लाइटर ऑब्जेक्ट को हमेशा अपनी तरफ वो पुल कर लेती है। अब ये ऐसा होता क्यों है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ रहा है। तो मास ऑफ एप्पल इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन टू अर्थ। जो अर्थ का मास है वो होता है 6 × 10⁻24 kg, और एक एप्पल कितना होगा, मैक्स 1 kg का होगा। तो उसके सामने अर्थ के मास के साथ कंपैरिजन हो तो वो कुछ भी नहीं है, वो नेग्लिजिबल है। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि जो मास होता है वो एक्सेलरेशन के साथ इन्वर्स रिलेशन में होता है, क्योंकि एफ किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल होता है। तो अगर आप बेसिकली एफ के डिवाइड में ए कर दो सामने एम हो जाएगा, तो एम किसके इन्वर्स में आ रहा है, एक्सेलरेशन के इन्वर्स में आ रहा है। तो मास और एक्सेलरेशन इन्वर्स रिलेशन में होती है। इसी वजह से एप्पल का मास बहुत कम होता है, तो उसमें अच्छी खासी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है इन कंपैरिजन टू अर्थ, क्योंकि अर्थ का मास क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन एप्पल विल बी मोर इन कंपैरिजन टू अर्थ, सो एप्पल विल मूव टुवर्ड्स दी अर्थ। तो ये हमारे पास केस होता है एप्पल एंड अर्थ केस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं या रिलीज़ करते हैं तो ऐसे केस में उसके ऊपर हम फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे होते हैं, तब भी वो ऑब्जेक्ट मूव करके नीचे चली जाती है। और आपको पता है कि बिना फोर्स के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ बिना फोर्स के एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कौन एक्सर्ट कर रही है, ग्रेविटी एक्सर्ट कर रही है। ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, और इस मोशन से या इस बेसिकली ट्रेजेक्ट्री की वजह से उसमें जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसका फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं। जैसे कोई बॉडी है हमारे पास, सपोज इसका नाम चंगू है, और ये मतलब अर्थ के मतलब सरफेस पर है। तो अर्थ से उसका जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसका मास हमने कितना ले रखा है, स्मॉल एम ले रखा है। अर्थ का मास हम लोगों ने कैपिटल एम ले रखा है। इतना तो आपको लोग क्लियर है कि हम लोग अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, तो अर्थ के सेंटर से हम कितने डिस्टेंस पर होते हैं, उसकी रेडियस के डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा, जी M1 M2 और आर स्क्वायर फॉर्मूला हमने सुना है। तो फर्स्ट बॉडी हमने अर्थ को मान लिया, इसका मास कैपिटल एम है। सेकेंड बॉडी हमने किसको मान लिया, चंगू को मान लिया, जिसका मास क्या है, स्मॉल एम है। इसका नाम लेट से चंगू है इसका नाम, ठीक है। तो चंगू का मास कितना हो गया, स्मॉल एम हो गया। दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, हमारे पास आर है, तो आर को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब फोर्स की जगह हम एम जी भी लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू एम ए होता है। और यहाँ जो एक्सेलरेशन हो रही है वो क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो आप ए को किससे रिप्लेस कर दोगे, यहाँ जी से रिप्लेस कर दोगे। एफ किसके इक्वल होता है, एम इंटू ए के इक्वल होता है। ए एक्सेलरेशन है, यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से आ रही है, ग्रेविटी की वजह से आ रही है, इसलिए इसको हम क्या दिखा रहे हैं, स्मॉल जी से दिखा रहे हैं। तो हमारे पास स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी का फॉर्मूला निकल के आएगा कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल एम हमारे पास मास ऑफ हेवनली बॉडी है, चाहे वो प्लेनेट हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो एस्ट्रॉइड हो, कोई भी हो। जैसे एक क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें कह रहा है कि कैलकुलेट करो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लेनेट जिसका मास अर्थ के मास का डबल है और उसकी रेडियस अर्थ की रेडियस की हाफ है। हमें कुछ नहीं पता उस प्लेनेट के बारे में, बस इतना पता है कि उसके डायमेंशंस जो हैं वो अर्थ के कंपैरिजन में कितने हैं। कोई रियल डेटा आपको गिवन नहीं है। तो जब भी रियल डेटा आपको गिवन नहीं होता है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेशियो वाले मेथड से सॉल्व करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो लेट सपोज कर लेंगे जो मास ऑफ प्लेनेट है वो MP हो गया, और मास ऑफ अर्थ को हमने ME मान लिया, रेडियस ऑफ प्लेनेट को हमने RP मान लिया, रेडियस ऑफ अर्थ को हमने RE मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला जो मास ऑफ प्लेनेट है
वो अर्थ के मास का कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, 2me लिखा है। और जो रेडियस ऑफ प्लेनेट है वो अर्थ की रेडियस का क्या है, हाफ है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, RE/2 लिखा है। ठीक है, तो अगर हम अर्थ के लिए एक्सप्रेशन बनाएं तो ये वाली एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगी कि GE किसके इक्वल है, GME/RE का स्क्वायर। ME मतलब मास ऑफ अर्थ, RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। ऐसे ही प्लेनेट के लिए लिखेंगे तो प्लेनेट का जो मास है वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, और उसकी रेडियस हो जाएगी RE/2 का स्क्वायर। क्लियर। तो हमारे पास बना क्या था, जो हमारे पास GP था वो कितना था, G2ME/RE/2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, GME/RE स्क्वायर। और ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास किसकी है, अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की है। ठीक है, GE की है, तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 हो गया। और अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 10 या 9.8 होती है। आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन हो उसको हम प्लेस कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 10 एग्जाम्पल ले रखा है, तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि मास क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। मास बेसिकली क्या है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में जितना भी मैटर हमने फिल कर रखा है वो क्या होता है, उसका मास होता है। तो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी हमने ऑब्जेक्ट ले रखे, सपोज ये चंगू है, चंगू में कुछ ना कुछ मास होगा, और चंगू को अर्थ क्या कर रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है। तो जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ चंगू को पुल कर रही है, मैटर को पुल कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो वेट क्या होता है, फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मास की यूनिट केजी होती है, वेट की यूनिट हमारे पास न्यूटन होती है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव होता है। वेट हमारे पास वेक्टर है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी निकल सकता है। वेट को हम मेज़र करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, और मास को मेज़र करते हैं हम लोग बीम बैलेंस से। इनके बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी 3 डिफरेंस यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हैं जो भी आपको ईजी लगते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस होता है। कैपिटल जी तो हमारे पास क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटी। तो कैपिटल जी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो एफ किसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू G m1 m2/r²। अगर मैं m1 और m2 दोनों को 1 kg मान लूँ और डिस्टेंस को मैं 1 मीटर मान लूँ, तो क्या ऐसे केस में f जो है वो g के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ 1 बन जाएंगी, तो f किसके इक्वल हो जाएगा, g के इक्वल हो जाएगा। तो f क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। तो ये डिफाइन इस तरीके से होती है कि इट इज़ इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये किसके इक्वल है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के इक्वल है। किस कंडीशन में, जब दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 kg हो जाए और दोनों का जो सेपरेशन डिस्टेंस है बॉडीज़ का वो 1 मीटर हो जाए। तो ऐसे केस में आपको किसकी डेफिनेशन मिल जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डिफाइन मिल जाती है। स्मॉल जी तो जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं कि एक्सेलरेशन होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी में। कैपिटल जी स्केलर है, स्मॉल जी वेक्टर है। कैपिटल जी हमेशा पॉजिटिव होता है, स्मॉल जी क्योंकि वेक्टर है तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। कैपिटल जी की क्योंकि एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है हमेशा 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और जी जो हमारे पास अर्थ पे होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम कितना बोल सकते हैं, 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर भी इसको बोला जा सकता है। और मास को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली जो होता है F इक्वल टू एम ए से ही निकलता है। F एम ए के इक्वल होता है, तो हमारे पास M किसके इक्वल हो जाएगा, F/A के इक्वल हो जाएगा। बट हम लोग मास इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग वेट का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। वेट किसके इक्वल होता है, M/G के इक्वल होता है। ठीक है, तो कह रहा है जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 98 kg है, तो बताओ उसका वेट अर्थ पे कितना होगा और मून पे कितना होगा। तो वेट ऑन अर्थ निकाल रहे हैं, तो मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, मास 98 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 लिया है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 960.4 न्यूटन आंसर आ जाएगा। अब जब आपको मून पे निकालना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ होती है, अगर उसका 1/6 कर दोगे तो वो किसकी एक्सेलरेशन बन जाती है, मून पे होने वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाती है। तो 98 मास हो गया और ये हो गया हमारे पास मून पर एक्सेलरेशन, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 160 न्यूटन आंसर आ जाएगा। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर से है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हो जाएगी अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास हम डबल कर दें, और सेकंड पार्ट में कह रहा है जो उनका सेपरेशन डिस्टेंस है उसको 1/3 कर दें।
तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अगेन आपके पास कोई डेटा नहीं है तो आप हमेशा रेशो निकाल के सॉल्व करोगे। तो पहले हमने सिंपल सा फॉर्मूला लिख दिया, एफ किसके इक्वल है, जी m1m2/r² के इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब उसने चेंजेस करने को क्या बोले हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास 2m1 है, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास 2m2 है। 2m1 2m2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसने बोला कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास आप क्या कर चुके हो, डबल कर चुके हो। तो एफ डैश हमारी नई फोर्स है, जी हमारे पास कांस्टेंट है, m1 की जगह 2m1, m2 की जगह 2m2 और r तो आपका एज इट इज़ है, इसको हमने टच नहीं किया। इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर देंगे। जी m1m2r² से जी m1m2r² कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 होगा, तो यहाँ सामने 1/4 आ जाएगा। तो नई वाली जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ओल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना है, 4 टाइम्स है। ठीक है, बहुत सिंपल होता है ये वाला क्वेश्चन। सेकंड में कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो 1/3 है। इसका मतलब हमारे पास जो r है वो कितना हो चुका है, r/3 हो चुका है। ठीक है, तो m1 m2 जी आपकी एज इट इज़ रहेंगे, बट r के प्लेस पे कितना हो जाएगा, r/3 हो जाएगा। r का स्क्वायर r², 3 का स्क्वायर 9, ये जो 9 नीचे था ये कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर से डिवाइड करेंगे तो जी m1m2r², जी m1m2r² सब कैंसिल, सामने 1/9 आ गया, तो f डैश इसके इक्वल आ गया 9 टाइम्स ऑफ f। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्रेशर। क्या होता है, तो प्रेशर होता है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। आपके पास एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, उस पर आप जितनी भी फोर्स लगाते हो, तो फोर्स कितनी लग रही है एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, उसी को क्या बोला जाता है, प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, F/A। प्रेशर के ऊपर न्यूमेरिकल आना बहुत ही रेयर होता है, बट फिर भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा। और SI यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल कहते हैं, उसको PA से हम लोग शो करते हैं। मेन इसकी एप्लीकेशंस होते हैं। पहली एप्लीकेशन क्या है कि आपको बस यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास जो प्रेशर है वो किसके इक्वल है, F/A के इक्वल है। मतलब प्रेशर और एरिया का रिलेशन हमारे पास कैसा आ रहा है, इनवर्स आ रहा है। ओके, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो कह रहे हैं कि जो स्कूल बैग होते हैं उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो ब्रॉड किए होते हैं। अगर छोटे स्ट्रैप्स होंगे तो उनका एरिया कम होगा, और एरिया कम होगा तो वो प्रेशर क्या लगाएंगे, शोल्डर पर ज़्यादा लगाएंगे। अगर आप एरिया इंक्रीज़ कर दोगे उनका, तो एरिया बढ़ने पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, तो उनके शोल्डर पे प्रेशर क्या फील होगा, काफ़ी कम फील होगा। तो स्कूल बैग के पास ब्रॉड स्ट्रैप्स होते हैं, क्योंकि ब्रॉड स्ट्रैप का एरिया ज़्यादा होता है और इस वजह से प्रेशर क्या करते हैं, वो शोल्डर के ऊपर कम एक्सर्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जो नाइफ़ है उसकी एजेस शार्प होती हैं। क्यों शार्प होते हैं, क्योंकि उसका शार्प होने से लो एरिया हो जाता है। क्वेश्चन को ऐसे पूछता है कि जो ब्लंट नाइफ़ है वो अच्छे से कट नहीं कर पाता है वेजिटेबल्स या फ्रूट को, बट जो हमारे पास एक शार्प नाइफ़ होता है वो कर देता है। क्योंकि जो हमारे पास ब्लंट नाइफ़ होता है उसका एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, और एरिया ज़्यादा होने से वो प्रेशर क्या लगाता है, कम लगाता है। जब इसको हम अच्छे से क्या कर देंगे, मतलब शार्प कर देंगे, तो शार्प करने के बाद उसका एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो प्रेशर क्या लगाता है, वो ज़्यादा लगाता है। तो नाइफ विद द शार्प एजेस हैव लो एरिया, सो मोर प्रेशर इज एक्सर्टेड इन कंपैरिजन टू अ ब्लंट नाइफ, जिसका एरिया ज़्यादा होता है और वो क्या करता है, प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करता है। फिर लास्ट है कि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके टायर जो हैं ब्रॉड क्यों होते हैं। अगेन सेम ही कॉन्सेप्ट है, हैवी व्हीकल है तो ग्राउंड पे वो ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो अगर आप उसके टायर्स को ब्रॉड कर दोगे तो एरिया आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, मोर एरिया सो लेस प्रेशर। ठीक है, सेम ये कॉन्सेप्ट हर जगह चलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्टोन है जो उसको रिलीज़ किया गया है 19.6 मीटर की हाइट से। आपको कैलकुलेट करना है उसमें वेलोसिटी कितनी है। जब भी हमें रिलीज़ वर्ड दे रखा होता है तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। जी हमें उसने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है तो आप 10 लेके सॉल्व कर सकते हैं। और हाइट हमें गिवन है 19.6 मीटर। सिंपल उसने हमसे वेलोसिटी पूछी है, तो जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो फाइनली वो बेसिकली हमसे पूछ रहा होगा। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आप लगा दोगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, v² - u² इक्वल टू 2as। यहाँ से v² के लिए सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रेशर वाले क्वेश्चंस को करके देखें तो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास 10 ग्राम है और डायमेंशन है उसके 20/10/20, ये सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं। आपसे कह रहा है कितना प्रेशर लगेगा। पहले कह रहा है कि L इंटू बी के अलॉन्ग कितना प्रेशर होगा, फिर B इंटू एच के अलॉन्ग कितना प्रेशर होगा, फिर H इंटू एल के अलॉन्ग कितना प्रेशर होगा। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक पार्ट, बाकी सारे पार्ट आप लोग खुद कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन बेसिकली हमारे पास क्या है कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जगह हम लिख सकते हैं m इंटू जी, और एरिया कौन सा पूछा है उसने, पहले हमें L इंटू बी वाला पूछा है। तो मास हमारे पास 10 है, ग्राम्स में है, इसलिए 1000 से डिवाइड करके kg बनाया।
इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में यहाँ कितनी ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाय लेंथ हमारे पास कितनी है। अगर किसी को नहीं पता तो ये इसी सीक्वेंस में लिखा होता है, ये एल होता है, ये बी होता है और ये एच होता है। तो लेंथ मेरे पास 20 है, ब्रेथ मेरे पास 10 है, बट क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 100 से और इसको 100 से, ताकि हम इसको किस में कन्वर्ट कर पाएँ, मीटर में कन्वर्ट कर पाएँ, क्योंकि ऐसा ही फॉर्म में ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और ये वाला इधर, तो आपको क्या मिलेगा, 10 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 100। नीचे आपको क्या मिलेगा, 1000 इंटू में 20 इंटू में 10। तो जितनी भी जीरोज आप काट सकते हो काट दो, 10 0 10 आपका कैंसिल हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। सिर्फ आपके पास क्या बचा, 10 अपॉन में कितना बचा आपके पास, 2 बचा। तो 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 5, और यूनिट क्या लगा देंगे हम लोग, पास्कल। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझने से पहले एक चीज़ आपको देखनी है कि किसी भी लिक्विड के अंदर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को डालते हो, कोई ऑब्जेक्ट आपने लिक्विड के अंदर डाल दी, तो वो लिक्विड ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाता है, एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बॉयंट फोर्स, और फिनोमिना का नाम क्या होता है, बॉयंसी होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर को हमने मेजरिंग स्केल पे या वेइंग स्केल पे रखा हुआ है और इसकी रीडिंग हमारे पास 0 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वेट हमें शो हो रहा है वो कितना शो हो रहा है, 0 शो हो रहा है, 0 न्यूटन शो हो रहा है। इसमें हमने पानी बिल्कुल ब्रिम तक फिल कर रखा है और हमने इसको टेयर बटन के थ्रू 0 न्यूटन पे सेट कर रखा है। अब इसमें मैंने क्या करा, कोई ऑब्जेक्ट डाल दी। जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट मैं इमर्स करूँगा तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट है वो अपने वॉल्यूम के बराबर जगह घेरेगी। तो जितना भी उसका वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से उसने लिक्विड को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। वो सारा लिक्विड बाहर गिरा, उस लिक्विड को मैंने क्या कर लिया, मेजरिंग स्केल पर तो रखा ही हुआ था, उसको मैंने वहाँ पे वे कर लिया। क्यों, मेरी रीडिंग बदलेगी ना, क्योंकि उसके ऊपर क्या गिर रहा है, पानी गिर रहा है, तो पानी गिरने से मेरी रीडिंग बदलेगी। तो जितना भी उसका वेट निकलेगा, सपोज उसका वेट कितना आ रहा है, 2 न्यूटन आ रहा है, तो इसका मतलब जितना भी पानी बाहर निकला है, वो कितना पानी बाहर निकला है, 2 न्यूटन बाहर निकला है। तो आर्किमिडीज़ ने यही बोला है कि जितना भी वो वाटर डिस्प्लेस करेगा उतनी ही उस पर क्या लगती है, बॉइंट फोर्स लगती है। मतलब उस पर लगने वाली बॉइंट फोर्स कितनी है, 2 न्यूटन है। अगर वो ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस कर सकता है, सपोज उसने वाटर डिस्प्लेस 100 न्यूटन के आसपास कर दिया, तो उस पर बॉइंट फोर्स क्या लगेगी, और ज़्यादा लगेगी। अगर वो सपोज 10 न्यूटन डिस्प्लेस कर रहा है पानी, तो उस पर बॉइंट फोर्स क्या लगेगी, 10 न्यूटन विच इज़ लेस। तो जितना भी वाटर वो डिस्प्लेस कर रहा है उसी के हिसाब से उसके ऊपर क्या एग्जर्ट होती है, बॉइंट फोर्स एग्जर्ट होती है। तो ये बहुत सिंपल सा यहाँ से क्वेश्चन होता है कि हमारे पास एक आयरन नेल है, आयरन नेल को हमने क्या करा, पानी के अंदर डाल दिया, तो पानी में ये सिंक हो जाती है। बट आयरन से बनी हुई बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं वो पानी में फ्लोट करती हैं। रीज़न बहुत सारे हैं, बट क्योंकि हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से डील कर रहे हैं तो मैं बस उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो नेल जो होती है, जब वो पानी में डाली जाएगी तो वो क्या करेगी, बहुत ही कम लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, मोर लिक्विड डिस्प्लेस एंड लेस लिक्विड डिस्प्लेस। तो मोर लिक्विड कौन डिस्प्लेस करेगा, हमारे पास जो शिप है, शिप का ऑब्वियसली वेट बहुत ज़्यादा है, तो शिप क्या करेगी, ज़्यादा वेट को डिस्प्लेस करेगी। बट जो नेल है उसका वेट बहुत कम है, तो वो कम पानी को क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। तो जिसने वाटर कम डिस्प्लेस किया उस पर बॉइंट फोर्स भी कम लगी, और जिसने वाटर को ज़्यादा डिस्प्लेस किया उस पर बॉइंट फोर्स क्या लगी, हमारे पास ज़्यादा लगी। और जितनी ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगती है, वेट उस ऑब्जेक्ट का उतना कम हो जाता है और उसको फ्लोट करने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा पोर्शन है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शली इमर्स्ड इन वाटर इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। उस अपवर्ड फोर्स को बॉइंट फोर्स कहते हैं, और जो वो फोर्स उस पर लग रही है, दैट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, शिप्स या सबमरीन को डिज़ाइन करने में यूज़ करते हैं, और मिल्क की प्योरिटी चेक करते हैं बाय डिवाइस नोन एज लैक्टोमीटर। इसके अलावा इसको हम हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो इसके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है, कोई 2 एप्लीकेशन सब याद कर लीजिए। चलिए, फिर बोयंसी तो हम स्टडी कर ही चुके हैं, तो बोयंसी से निकालते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में क्या है कि आपको समझना पड़ेगा पहले डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की आप डेंसिटी कैसे निकाल सकते हो, उसका मास और वॉल्यूम आप डिवाइड करते हो तो उस ऑब्जेक्ट की आपको क्या मिल जाती है, डेंसिटी मिल जाती है। अब उसको जिस लिक्विड में आप डाल रहे हो, सपोज हम वाटर में ही डाल रहे हैं, तो उसकी डेंसिटी को हम किससे कंपेयर करेंगे, वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं। वाटर की डेंसिटी हमेशा कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब उसी यूनिट में निकाल लेते हैं, ग्राम पर ml में। तो अगर हमारी दोनों
डेंसिटी सेम आती है, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी सेम है, तो ऐसे केस में वो पार्शियली सबमर्ज होती है। मतलब जैसे ये वाटर हमारे पास है तो उसका आधा पोर्शन पानी के अंदर होगा, आधा पोर्शन पानी के बाहर होगा। जैसे हम लोग स्विम करते हैं तो हमारा आधा पोर्शन पानी के अंदर, आधा पोर्शन पानी के बाहर होता है। वो क्यों होता है, वो यही चीज़ डिपिक्ट कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा जो डेंसिटी वाला फैक्टर है वो इसके इक्वल होता है, बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि पार्शली सबमर्ज का मीनिंग क्या होता है। जैसे आपके पास कोई बोट है या कोई शिप है जो पानी की थोड़ा सा अंदर होती है और थोड़ा सा पानी की वो बाहर होती है, या जो भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शली सबमर्ज वर्ड यूज़ करते हैं। सेकेंड केस में कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा निकलती है तो सिंक हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम निकलती है तो वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। इसके लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मास हमारे पास कितना है, 10 ग्राम है, और हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब बोलो या ml बोलो, एक ही बात है। तो पहले हम इसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हो गई 10, वॉल्यूम हो गया 100। यहाँ आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाटर की डेंसिटी किस में हमारे पास, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में या ग्राम पर ml में है। तो आप उसी उसमें सॉल्व कर दीजिए इसको यूनिट्स में। तो 0 से 0 चला गया तो कितना बना, 0.1। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो कम है किससे, वाटर की डेंसिटी से। तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, फ्लोट करेगी। बस आपको ऐसे आंसर करना होता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन रह गया था, मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो पोल और इक्वेटर पे डिफरेंट क्यों होता है। तो जैसे ही हमारे पास अर्थ है तो अर्थ की शेप जो हमारे पास है उसको बोलते हैं कि शेप कैसी है, जियोइड है। शायद स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, स्पेलिंग है GEOID, जियोइड है। ठीक है, साइड से वो बल्की होती है और ऊपर से वो क्या होती है, फ्लैटन टाइप होती है। तो ये उसका सेंटर हुआ। तो अगर आप रेडियस को कैलकुलेट करो तो इक्वेटर पे जो रेडियस है वो ज़्यादा निकलेगी और पोल पे जो रेडियस है वो क्या निकलेगी, कम निकलेगी। अब वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, m/g होता है, और g किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं पहले पोल पे g निकालूं तो पोल पे बेसिकली क्या है कि रेडियस हमारे पास क्या है, पोल पर रेडियस कम है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या निकलेगी, ज़्यादा निकलेगी। और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा हुई तो वेट भी क्या निकलेगा हमारे पास, ज़्यादा निकलेगा। अगर आप इक्वेटर पे चेक करते हो तो इक्वेटर के लिए हमारे पास फिर से सेम रिलेशन है, इन्वर्स में ही होगी इक्वेटर पर भी हो। और इक्वेटर पे रेडियस हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। तो इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होने से वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी। और अगर आप छोटी वैल्यू से या कम वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर भी क्या मिलेगा, छोटा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन था कि जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो पोलर इक्वेटर पे डिफरेंट क्यों होता है। तो कह रहे कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, अर्थ एक्चुअली में एक जियोइड है। जियोइड का मतलब जो आपको बता दिया मैंने किस टाइप की शेप होती है। सो रेडियस ऑफ पोल इज़ लेस देन इक्वेटर। जी जो होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है रेडियस के साथ, इसलिए पोल पर जी ज़्यादा होता है तो वेट भी ज़्यादा आता है, और इक्वेटर पे जी हमारे पास कम होता है इसलिए वेट हमारे पास क्या निकलता है, कम निकलता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पूरा चैप्टर ग्रेविटेशन।